हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डायनामिक एग्री इंदौर के डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। जैसे ही आपने देखा कि भाई नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, मध्य प्रदेश में समूह एक और समूह दो का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। स्पेशली एसएचडीओ के लिए, आरएचओ के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आवेदन इसकी स्टार्ट होंगे, 20 मार्च से स्टार्ट होंगे। वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है, क्या इसके एग्ज़ाम डिटेल रहेगी, लगभग सभी चीज़ों को हम वन बाय वन हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। काफ़ी लोगों के माइंड में सबसे पहली बात यही डाउट है कि सर वैकेंसी ज़्यादा आना था, लेकिन अब वैकेंसी तो आ ही चुकी है हमारी। 172 वैकेंसी टोटल मिला के है, जिसमें हमारी जो मतलब इसकी बात करें, आरएचओ की बात करें, तो उसमें 114 हमारे पद है और एसएचडीओ में लगभग 18 पद है। अब इस प्लानिंग यहाँ पे सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। लगभग 60 डेज़ है हमारे पास। इस 60 डेज़ में किस प्रकार से हम लोग प्लानिंग करें। सबसे पहली बात, आज रंग पंचमी है ना, और उसी कारण आप देख सकते हैं कि हाल क्या है। लेकिन ठीक है, आप सभी लोगों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। अगला जब साल आए आप लोगों का, जब नेक्स्ट ईयर आपकी होली आए, तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत रंगों के साथ आपकी होली मने, ये ब्लेसिंग मेरे आप लोगों के साथ है। और अच्छे से मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, ताकि आने वाला समय जो रहेगा और भी आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत बने। ठीक है, तो डिस्कशन करेंगे हम लोग वन बाय वन। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि टोटल वैकेंसी क्या है, जो आपके माइंड में डाउट है पूरा हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारी वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया हमारा क्या है, हाउ टू यूटिलाइज 60 डेज इफेक्टिवली, किस प्रकार से इन 60 दिनों को हम लोग लेके चलेंगे। एक प्लानिंग, एक प्रॉपर वे में वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कशन हम लोग करेंगे, है ना। तो जो भी वैकेंसी, अब नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है हमारा, 172 नोटिफिकेशन, मतलब 172 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी। अब इसमें से हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक सीट से मतलब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक सीट से मतलब है, तो मैं भी वही बोलना चाहूँगा कि एक सीट से मतलब रखना है हम लोगों को। अब किस प्रकार से ये हम लोगों को यूटिलाइज टाइमिंग करना है। काफ़ी लोगों का मतलब डाउट था कि वैकेंसी ज़्यादा जाना था, बट कोई बात नहीं है। जितनी वैकेंसी है इतने में हम लोगों को मतलब सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। अब देखेंगे वो तो बात का मैटर रहेगा, इन मतलब बढ़ना घटना ये तो सब बात का मैटर है। लेकिन अभी हमारे सामने जो 60 डेज़ है, इस 60 डेज़ को हम कैसे यूटिलाइज करें, किस प्रकार से हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले, लगभग सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली बात तो हमारी प्लानिंग होना चाहिए कि 60 डेज़ की हमारे पास प्लानिंग क्या है एक्चुअल में हमारे पास, है ना। क्या आपके पास ये जो नंबर ऑफ 60 डेज़ है, इसकी प्रॉपर प्लानिंग आपके पास है या नहीं है। पूरा वन बाय वन हम लोग इसको डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको जानने के पहले आपने देखा होगा, एक कहानी आपने सुनी होगी। किसकी सुनी होगी, मतलब हाथी की सुनी होगी। कि जो क्या रहता है, हाथी का एक बच्चा जो रहता है, मतलब क्या रहता है, जो उसको पालने वाला रहता है। उसको पालने वाला कौन रहता है, जो माहवत रहता है। माहवत क्या करता है, उस हाथी को, बच्चे को पालता है। जब स्टार्टिंग में जब क्या होता है कि वो हाथी का बच्चा रहता है ना, एक रस्सी के माध्यम से मतलब बंधा हुआ रहता है, रस्सी के माध्यम से बंधा रहेगा। वो थोड़ा एफर्ट लगाता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, रस्सी नहीं टूट पाती। 2-3 बार एफर्ट लगाता है, नहीं टूट पाती। रस्सी किसकी रहती है, नारियल की रहती है। उसके माइंड में क्या होता है, एक मेंटेलिटी बन जाती है कि यार यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मतलब ऐसे ही करके हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, फिर भी लास्ट में उसको नारियल की रस्सी से ही बांधा जाता है। लेकिन फिर भी वही का वही, मतलब ताकत लगाना ही जानता, मतलब भूल गया है। तो ऐसे हम लोगों के साथ है कि भाई करने को हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक फायर, एक डिटर्मिनेशन जो होगा, आई थिंक उसकी हमारे अंदर कमी रहती है। उसको हम नहीं समझ पाते। यदि वो हमारे अंदर लग जाए ना, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। बट क्या होगा कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी पॉइंट रहते हैं कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कम है ना, भाई इसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार पेपर ऐसा आया था, है ना, रोडेंटी साइड से क्वेश्चन आए थे, वाटर साइड से क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, आगे तो आगे वहाँ पे। अब जो हमारे पास ये 60 डेज बचे, इसमें हमको और किस प्रकार से हम कर सकते हैं, सारी की सारी चीज वन बाय वन आपको बताऊंगा। सी सेट में क्या करना है आप लोगों को, एग्रीकल्चर में क्या करना है, वन बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट आपने देखा होगा, थॉमस अल्वा एडिसन की भी आपने सुनी होगी कहानी। क्या ये बताओ कि क्या ये एक बार में सक्सेस हुए थे, नहीं। अच्छा, 2 बार में सक्सेसफुल हुए थे, नहीं। 500 बार में सक्सेसफुल हुए थे, नहीं। 1000 बार में सक्सेसफुल हुए थे, नहीं। 5000 बार में सक्सेसफुल हुए थे, नहीं। 9999 तरीके ऐसे थे। ये जो थॉमस अल्वा एडिसन है, ये जानते हैं कि इससे क्या होता है, बल्ब नहीं बनता है। तो वो जो एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस किन के पास रहा, थॉमस अल्वा एडिसन के पास एक्सपीरियंस रहा, है ना। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना। दूसरी से हमारे पास आते ब्रूसली की कहानी आती है। ब्रूसली बोलते हैं कि मैं उन चीज़ों से नहीं डरता हूँ कि जो व्यक्ति क्या करता है कि मतलब 100 तरीके जो होता है अलग अलग प्रैक्टिस करता है।
मैं उनसे नहीं डरता हूँ। मैं उस इंसान से डरता हूँ कि जो क्या होगा, एक किक की जो प्रैक्टिस होता है 100 बार करता है। एक किक की प्रैक्टिस कितनी बार कर रहा है? 100 बार कर रहा है। मैं उस इंसान से डरता हूँ। इनका थॉट काफी मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है और आई होप आपको भी मतलब एक मोटिवेशन देता है अंदर से कि नहीं यार, मतलब बात एकदम बिल्कुल एकदम पते की बात है हमारे लिए। तो अंदर एक फायर लगाइए, डिटर्मिनेशन लगाइए। 60 डेज का उपयोग कैसे करेंगे, हम सारी चीज़ों को वन बाय वन हम देखेंगे। आज का हमारा सेशन इसी पे रहेगा, किस प्रकार से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है और क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहली बात, ये तो हमारी मतलब ऑफलाइन क्लासेस इंदौर में ऑलरेडी ऑनगोइंग है। आरयू के बीच भी चलती है हमारी और आरयूचू के बीच भी, स्पेशली आरयू के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन सिलेबस सेम है दोनों का। आरयूचू का भी सेम सिलेबस दिया है, क्वालिटी कंट्रोल का भी सेम सिलेबस दिया है। जो हमारा एसएचडी रहेगा उसका सिलेबस डिफरेंटिकल है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यदि हम एग्जाम की डेट की बात करें कि एग्जाम डेट कब से स्टार्ट होंगे, देखो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। लगभग सारा का सारा हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आवेदन के फॉर्म भरने की जो तिथि होगी आप लोगों की 20 मार्च से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? 3 अप्रैल तक ये चलेगी। ठीक है, अब यदि क्या होता है, कुछ संशोधन वगैरह करना है, सपोज करो कि कोई फॉर्म भरने में आपने मिस्टेक कर दी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या तो आपने कुछ गलत डाल दिया, तो इसकी लास्ट जो डेट रहेगी संशोधन की वो 8 अप्रैल तक रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि परीक्षा का दिन और दिनांक। ये ध्यान रखना कि 25 तारीख इन्होंने दिया है, 25 से आरंभ दिया है, 25 मई। 25 मई, ये मान के चलो कि आज जो डेट है, आज हमारी जो डेट हो गई है वो हमारी डेट क्या हो गई एक्चुअल में? 19 मार्च हो गई है। अप्रैल और मई लगभग 2 महीने का फिक्स समय बचा है। आज से यदि ले हम लोग तो टोटल हमारे पास 61 डेज हमारे पास है। मतलब 60 डेज ये मान के चलो कि 60 दिन का जो समय है, इस 60 दिन के समय को हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है। 25 मई दिया है उन्होंने, टेंटेटिव दिया है 25 मई मतलब होगा। अब 25 मई जो होगा तो 25 मई को आपको लेके चलना है। बाकी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम का मेंशन किया है, 2 पालियां अलग अलग दी है, प्रथम और द्वितीय दिया है यहाँ पे। बाकी सारी चीजें तो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले तो हम मेन हमारा नोटिफिकेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। 25 मई, 2 महीने आपको लेना है। 60 डेज आपको मिले यहाँ पे। इन 60 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है उसी को हम लोगों को देखना है यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो कि इसमें एज का क्राइटेरिया भी दिया गया है। एज का क्राइटेरिया इन्होंने क्या दिया है कि खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए टोटल 18 से मतलब 40 वर्ष के लिए ये मतलब इन्होंने एज का क्राइटेरिया दिया है। बाकी यदि कोई महिलाओं के लिए बात करेंगे या तो नगर सैनिक के लिए बात करें, है ना, या तो बोला है कि जो पिछड़ा वर्ग शासकीय या मंडल संस्था के कर्मचारी वगैरह या निःशक्तजन, कोई विकलांग वगैरह, इस प्रकार से देखा जाता है तो थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, लगभग 5 वर्ष और बढ़ाए जाते हैं। तो 18 से 45 साल तक यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। ठीक है, तो ये तो एज का क्राइटेरिया। एज के क्राइटेरिया बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग इसके लिए सूटेबल है, तो कोई प्रॉब्लम हम लोगों के पास नहीं होगी। एज का क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी आती है। एसएचडीओ की बात करेंगे हम लोग, कौन इसमें अप्लाई बच्चे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनके पास क्या होगा कि मतलब इस कंफ्यूजन में कि सर मेरा एमएससी जो एग्रीकल्चर होगा, मेरा एमएससी एग्रीकल्चर किससे है? एग्रोनॉमी से है, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा एमएससी जो होगा मतलब एमएससी जो होगा प्लांट पैथोलॉजी से, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा एमएससी जो होगा प्लांट ब्रीडिंग से, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ध्यान दो मेरे भाई, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकोगे। अप्लाई ओनली वन वही कर सकते हैं कि जिनका जो मास्टर से जो कंप्लीट होगा, वो मास्टर से किससे कंप्लीट होगा? आपका हॉर्टिकल्चर से कंप्लीट होगा। देखो इसमें दिया है यहाँ पे कि टोटल हॉर्टिकल्चर मतलब एसएचडीओ है, तो एसएचडीओ में क्या होना चाहिए? आपके पास मास्टर से कंप्लीट होना चाहिए, एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर में कोई से भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, आपका फ्रूट से होना चाहिए, वेजिटेबल से होना चाहिए, एनीवन किसी से भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। ग्रुप 1 सब ग्रुप में आती है, टोटल 18 पोस्ट आएगी। अप्लाई ओनली हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे इसको अप्लाई यहाँ पे करेंगे, बाकी कोई अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात, इन्होंने कितनी पोस्ट दी है? 18 पोस्टों को यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें से ओबीसी के लिए टोटल कितनी दी गई है? यहाँ पे 5 पोस्ट दी गई है यहाँ पे, है ना। जो हमारा मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 4 दी गई है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 दी गई है, बाकी एसटीएससी की बात करेंगे तो 3 और 4 यहाँ पे पोस्ट टोटल दी गई है। अब इन्हीं 18 पोस्ट को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि देखो टोटल किस प्रकार से 18 को यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, हर एक कैटेगरी में अलग अलग है यहाँ पे। जैसे मतलब मेल के लिए बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी, है ना, जनरल कैटेगरी एक होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक होगा, यहाँ पे एससी के लिए भी एक होता है, एसटी के लिए भी एक होता है और ओबीसी के लिए भी एक होगा। मतलब टोटल एक एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है ना। उसमें भी ये देखो यहाँ पे आरक्षण मतलब जो कोई अगर संविदा कर्मचारियों के लिए बात करेंगे तो उसमें से टोटल हमारे लिए पोस्ट यहाँ पे उन्होंने अलग और निकाल दिए गई है यहाँ पे, है ना। तो इनके लिए भी अलग अलग होगा, एक एक कर दिया गया। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 और 5 पोस्ट यहाँ पे टोटल मतलब नंबर के। इस प्रकार से टोटल कितनी पोस्ट होगी हमारे पास? 18 पोस्ट हो गई है। मतलब ये मान के चलो कि 5 और 3 8 और 2 10, ये 10 जो पोस्ट होगी 10 पोस्ट पे आप लोगों को करना है। मतलब टोटल हमारे पास 8 पोस्ट होगी। ये देखो
इसको मिला के टोटल 8 पोस्ट हो गए, 5 और 3 8 हो गई। ये तो भूतपूर्व सैनिक के लिए हो गई और ये संविदा कर्मचारियों के लिए हो गई यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 5, ये हो हमारे पास कितनी हो गई, ये 8 हो गई और ये 2 हो गई 10 और ये कितने हो गए 8, 18 पोस्ट हो गए। हमारा जो कंपटीशन रहेगा इस 8 पोस्ट पे रहेगा। हर एक कैटेगरी में एक एक पोस्ट पे आपको कम्पीट करना है। कंपटीशन तगड़ा होगा क्योंकि एक पोस्ट है सिर्फ, महिलाओं के लिए भी एक रहेगा, जनरल के लिए भी एक रहेगा, एसटी के लिए भी एक रहेगा। ये एसएचडीओ के लिए जिनका मास्टर्स ओनली 1 जो रहेगा हॉर्टिकल्चर से। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है क्लियरली, उन्होंने मेंशन किया है कि शैक्षणिक योग्यता उद्यानिकी से स्नातक, मतलब क्या होना चाहिए, मास्टर्स जो होना चाहिए आपके पास किसके अंतर्गत होना चाहिए, उद्यानिकी से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को, यस या नो करके बताओ कि जी सर लगभग सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए। देखो ये कंप्लीट हो यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाता है ग्रुप 2 में आते हैं हम लोग, आरएचओ में आ जाते हैं। आरएचओ मतलब रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। एज का क्राइटेरिया वही रहेगा, कोई 18 से 40 रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका बीएससी हॉर्टिकल्चर जो कंप्लीट होगा, जो जैसे मंदसौर वगैरह से जिन बच्चों ने किया है, वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको जो हमारा जनरल कैटेगरी होता है उसी में ही अदर स्टेट के बच्चों को भी रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखो यहाँ पे टोटल हमारी जो पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बताया था कि टोटल कितनी होगी हमारे पास, मतलब 114 पोस्ट है हमारे पास टोटल। उद्यानिकी में देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सीधी भर्ती उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, यहाँ पे मतलब ये हमारा आरएचओ वाली, इसमें टोटल हमारे पास 114 पोस्ट होगी। बाकी हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के लिए बात करेंगे तो टोटल 33 पोस्ट है यहाँ पे। लेकिन सहायक गुणवत्ता, ये देखो यहाँ पे संविदा कर्मचारी, इनके लिए अलग से दे दिया गया, इनके लिए टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो होगा टोटल 33 पे हम लोगों को कॉम्पीट करना है यहाँ पे। अब इसमें भी कैटेगरीज वाइज अलग अलग दे दिया गया। उद्यानिकी की बात करेंगे तो इसमें भी टोटल कितनी 114 पोस्ट होगा। अब 114 में भी यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन किया है। ये देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास 114 पोस्ट है, जो आरएचओ बच्चे यहाँ पे जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में कंप्लीट हुआ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कंप्लीट हुआ है और उद्यानिकी से हुआ है, वो लोग इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो इसमें कैटेगरी यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ये संविदा कर्मचारी, ये तो हमारे लिए पोस्ट यहाँ पे चली गई अलग से। 9 और 6 कितना हो गया 15, 3 और 1 4 और 1 कितने हो गए 5, 45 पोस्ट तो यहाँ पे हमारे पास चली गई है। 7 और 4 कितनी हो गई यहाँ पे 11 पोस्ट हो गई है। हमारा कंपटीशन जो रहेगा इन्हीं पोस्ट पे रहेगा। 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। 3 और 1 4 कितना हो गया 4 पोस्ट हो गया। मतलब टोटल हमारे पास 48 जो पोस्ट होगी, 48 पोस्ट पे हम लोगों को कंपीट करना रहेगा। 48 पोस्ट ध्यान रखो। अब ये देखो यहाँ पे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसके लिए टोटल 9 पोस्ट है हमारे पास, और महिलाओं के लिए कितने हो गए हमारे पास 4 पोस्ट होते हैं, जो हमारे मतलब जनरल कैटेगरी की मतलब गर्ल्स वगैरह स्पेशली उनके लिए होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 होगा, बाकी 2 होगा। एससी और एसटी के लिए बात करेंगे तो 5 और 2, एसटी के लिए बात करेंगे तो 7 और 3 आएगा। ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 9 और टोटल कितनी पोस्ट आएगी महिलाओं के लिए 4 पोस्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जो कंपटीशन रहेगा हमारा, कंपीट जो हमको करना है 48, बाकी इन पे तो हम कर ही नहीं सकते हैं इन पोस्टों पे, क्योंकि तो ऑलरेडी संविदा कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, तो याद ध्यान रखो, देखो तगड़ा कंपटीशन है। बोलते कि एक सीट से मतलब है, एक सीट से मतलब है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, है ना। कितनी भी सीट हो, एक सीट हो, नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, मतलब मेहनत तो जी जान आप कर देना, है ना। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा सिलेक्शन कहाँ पे होगा और हमारी मेहनत कहाँ पे काम में आएगी। कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो हमने मेहनत की है, ये मेहनत क्या होता है कभी ना कभी काम में आती ही है। मतलब उसकी जो यूटिलिटी होती है, उसकी जो इंपॉर्टेंसी होती है बाद में हमको समझ में आती है। लेकिन ये 2 महीने बचे, 2 महीने को अपने आप को झोंक देना, जैसा भी रिजल्ट होगा बेस्ट रिजल्ट होगा, अपने आप 200% दे के देखना, लास्ट में रिग्रेट ना हो कि उस समय में तैयारी कर लेता तो काश मेरा हो सकता था। क्योंकि पेपर कैसा आया, इजी पेपर आया, ऐसा बोलने को नहीं होना हम लोगों ने। ठीक है, तो ये तो मैंने पोस्ट को आपको बता दिया, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी 114 पोस्ट था। अब उसके बाद आता है ग्रुप, इसमें आता है ग्रुप 2 में ही क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए ध्यान रखना टोटल हमारे पास 33 होती है, बाकी 7 जो पद होते हैं, 7 पद किस में चले जाते हैं, संविदा के लिए चले जाएंगे। अभी 33 में यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि न्यूनतम 60% अंक आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखो, मतलब यदि हॉर्टिकल्चर आपका कंप्लीट हो या तो आपका बीटेक एग्रीकल्चर हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेंशन क्या है कि 60% अंकों के साथ बीएससी एग्रीकल्चर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय का क्या होना चाहिए आप लोगों का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए।
अब एक वर्ष का ये मान के चलो कि आपका डीसी या तो पीजीडीसीए कुछ भी चलेगा इसमें ना, पर एक वर्ष का आपका होना चाहिए डीसी या तो पीजीडीसीए, क्योंकि वही इसके लिए मान्यता होगा और वही बच्चे क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज यदि सपोज करो कि आपके पास डीसीए पीजीडीसीए नहीं होए तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा। अरे मेरी बात समझ में? तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से इसके फॉर्म भरना है, क्या है हमारा टारगेट। टारगेट है हमारा, टारगेट जो बना था टारगेट वही हमारा था, टारगेट हम लेके चल रहे थे आरयू वगैरह, लेकिन आरयू की पोस्ट तो नहीं आई हमारे पास। जो पोस्ट आई है वो किसकी आई है हमारे पास, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की आई है और सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आई है और उसके साथ क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट आई है। क्या पेपर होता है, कितने नंबर का होगा, लगभग सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। देखो नोटिफिकेशन आउट हुआ, लगभग सभी को पता है कितनी कितनी पोस्ट आई है ना। काफी बच्चे एकदम उदास भी है कि चलो भाई मतलब पोस्ट वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं, 60 डेज दे दो, अपने अपने आप को झोंक दो, जो भी होगा एवरीथिंग विल बी गुड, है ना। अपने आप पे विश्वास रखो, जो भी होगा चकदे फड्डे फोड़ के रख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखो, अब पेपर की हम प्लानिंग देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्लानिंग पे आ जाते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को प्लानिंग करना है और किस प्रकार से हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। देखो एक सिंगल पेपर होगा आपका, एक पेपर होता है सिंगल पेपर होगा जिसमें एग्रीकल्चर आता है, कितने नंबर का आएगा आपका 100 नंबर का, और सीसेट जो होगा सीसेट भी कितने नंबर का आता है 100 नंबर का आता है। एसएचडीओ में भी लगभग सेम, एसएचडीओ जो रहेगा उसका पैटर्न अलग है, पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर उसमें ज्यादा दिया गया सिलेबस में। बाकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आरएचयू की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल, दोनों का सिलेबस सेम दिया गया है। एग्रीकल्चर जो होगा सिंगल पेपर होगा 100 नंबर का, और सीसेट का भी 100 नंबर का पेपर होगा। ये मान के चलो कि एक ही पेपर होंगे, लेकिन कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आना क्या क्या है एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे। ये देखो एग्रीकल्चर का सिलेबस रहा हमारा, एग्रीकल्चर क्वालिटी कंट्रोल और हमारा आरएचओ का सिलेबस लगभग सेम होगा यहाँ पे। जनरल एग्रीकल्चर दिया है यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड इंपोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी का, एग्रोनॉमी में कुछ एमपी की क्रॉप्स वगैरह दिए, एंड एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड ऑफ एमपी में जो भी होता है, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होगा, इंट्रोडक्टरी ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन यहाँ पे, है ना। वही 2017 में जो सिलेबस था वही का भी सिलेबस लगभग सेम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं यहाँ पे। सॉइल साइंस में ये सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन क्या होगा, है ना, रोल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर फंक्शन एंड डायनामिक्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम आईएनएम बोलेंगे, और प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। बड़ा नॉर्मल सिलेबस है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर शेड भी दिया है ना बच्चे, इसी से पिछली बार थे कि वाटर सेट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तो सारी चीजें माइंड में लेके चलना। अब इस बार ऐसा देखो, समय क्या होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है यार, है ना। आपने देखा होगा प्रिडिक्ट किया था क्या नंबर वैकेंसी ज्यादा आएगी, लेकिन नंबर वैकेंसी क्या आ गई, कम आ गई। अब प्रिडिक्ट कर रहे कि पिछले बार वाटर सेट पूछा था, इस बार हो सकता है वाटर सेट का एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले, है ना। तो इसे भ्रम में डेल्यूशन पॉलिसी में मत जियो, अपने पॉजिटिविटी में लाओ यार, है ना, कि पॉजिटिविटी नहीं मतलब कर सकते हैं। 60 डेज हमारे पास, कितने भी सीट हो, हमको सिर्फ एक सीट से मतलब है, और एक सीट में हम लोगों को जी जान हम लोगों को लगा देना है, ठीक है। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं ना। तो प्लांट फिजियोलॉजी के लगभग 4 से 5 रहेंगे, उसको भी हम देखेंगे वहाँ पे। क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होगा। हॉर्टिकल्चर में ये हमारे पास दिए गए लगभग इतना इतना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। प्लांट प्रोटेक्शन मतलब एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ये टोटल हमारे पास एग्रीकल्चर में, मतलब इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो जब 100 क्वेश्चन आएंगे ना यहाँ पे, तो 100 क्वेश्चनों को ध्यान रखना है कि इसमें से ये मान के चलो कि एग्रीकल्चर में आपके लगभग एटलीस्ट करीबन ये मान के चलो कि लगभग 80 से 85 मार्क्स आपके होने चाहिए। और सिलेक्शन के लिए बात करें यहाँ पे कि जो आपका सी सेट होगा, तो सी सेट में तकरीबन आप लोगों के कितने होने चाहिए, तो सी सेट में मान के चलो कि 70 से 80 के बीच यदि आप नंबर लेके आते हो तो आप एक सेफ जोन में आप माने जाओगे कि हाँ मतलब सेफ है पर्टिकुलर, है ना। क्योंकि यदि मान के पिछली बार की यदि बात करें तो उसकी कटाप भी लगभग कितनी गई थी, आप देखो पिछली बार लगभग जो कटाप इसकी गई थी मतलब ओबीसी की लगभग 132 के समथिंग इस प्रकार से गई थी। बाद में और थोड़ा रिड्यूस हुआ था, 127 128 पे क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, है ना। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना कि इन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है, मेहनत करना है अच्छे से, डेफिनेटली आप करके ले जाओगे। बाकी एग्रीकल्चर का सिलेबस उतना कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है यहाँ पे। सी सेट आता है, अब हमारा आता है सी सेट, ये तो आपको परीक्षा की तिथि बता दी गई थी, कब कब दिए गए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो हमारा एसएचडीओ रहेगा और हमारा जो आरएचओ और क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, इस सभी के लिए हमारा अलग अलग दिया गया है। बाकी फॉर्म भरने की तिथि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब आता है हमारा सी सेट आता है। देखो सी सेट में क्या आता है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली बात मैथमेटिक्स आते हैं। सी सेट देखो, सी सेट के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आते हैं।
कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 100 क्वेश्चन आएंगे। इस 100 क्वेश्चन को कितने भागों में डिवाइड किया है उन्होंने? 7 सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। मतलब एक सब्जेक्ट से किसी से 15 आएंगे तो किसी से 14 आएंगे, हो सकता है कि किसी से 16 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कौन कौन सी। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट देख लो, सी सेट में बच्चों को ये नहीं पता रहता है, लेकिन आप ये देखो जिन लोगों का पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैं इसी सब्जेक्ट बताऊंगा कि क्या होगा, आपकी कमांड बन जाए, आप सिलेक्शन के दौर में और आगे पहुंच जाओ वहां पे। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो सबसे पहले बात मैथमेटिक्स आता है आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं वहां पे, हिंदी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आते हैं वहां पे, साइंस के 13 या 14 क्वेश्चन हो सकते हैं, एमपी जीके के 14 क्वेश्चन आएंगे, और जो कंप्यूटर वगैरह होंगे तो कंप्यूटर के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? एटलीस्ट 13 या 14 क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल ओवरऑल मिला के यदि बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब 4 सब्जेक्ट ऐसे जो प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट, कि 4 सब्जेक्ट कौन से होंगे? देखो सबसे पहले बात तो यदि आप एमपीजीके को पढ़े, बच्चे क्या होता है जब एमपीजीके पढ़ता है ना तो उसका मन लग जाता है, उसी में पढ़ता है, नदियों में पढ़ने लग जाता है ना, कोई मतलब पता चले कि कहीं गार्डन वगैरह में चले गए, नेशनल पार्क वगैरह, तो वहीं पे उसकी यादें कुछ ताजा वगैरह हो जाता है ना, उसी में घूमते फिरते रहता है, तो बच्चे क्या लगता है उसमें मन लग जाता है एमपीजीके में। लेकिन ध्यान रखना कि एमपीजीके जो होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें देखो 33 से 34 चैप्टर है, कितना पढ़ोगे कितना वास्ट सिलेबस होगा, और वहां पे भी प्रिडिक्शन नहीं है कि एमपी से आएगा या फिर आपका सेंट्रल से आएगा। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन सेंट्रल के भी दिखेंगे, और अब जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगे एमपीजी के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, जितना पढ़ो उसके लिए कम है। साइंस भी अनप्रिडिक्टेबल होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कंप्यूटर भी हमारा अनप्रिडिक्टेबल है। मैथमेटिक्स जो रहता है आपका प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। यदि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली होगा कि प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। यदि प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली बनेगा। सपोज करो कि आप दूसरा आपने परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज से भी 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं डेफिनेटली आते ही आते हैं। आपने ट्रेंड पढ़ा है, ट्रेंड से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा 4 सब्जेक्ट में आपको बता दे रहा हूं कि जिसे आपको मैथमेटिक्स को डेली लेके चलना है। यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो भाई मेरे बात सुन ले कि मैथमेटिक्स का 2 दिन में एक टॉपिक आप कंप्लीट करो। जो भी आपके पास सोर्स वगैरह, या तो हमारे सोर्स आप लेना चाहो तो वो भी सोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। बट ये ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के 1 दिन में या तो 2 दिन में आपको क्या करना है, एक टॉपिक क्लियर करना है। बड़े 14 से 15 टॉपिक रहेंगे मैथमेटिक्स के, ज्यादा टॉपिक नहीं, 14 से 15 आसानी से क्लियर कर ले जाओगे उसको ना। अभी 60 डेज है हमारे पास, ये मान के चलो कि यदि आपके अंदर फायर लगाए, एक डेडिकेशन लगाए ना, तो 1 महीने में आपका सी सेट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये मान के चलो कि आपको 200% देना है। 100% में 100% में नहीं बोल रहा हूँ, 200% समझ गए ना। 200% मतलब आपका 5 मिनट भी लॉस होता है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा 5 मिनट मेरा कहाँ पे चले गया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है 200% हमारा। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में भी वही हमारे 12-13 मैं आपको लिस्ट दे दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना रहेगा। इंग्लिश में भी कुछ गिने चुने हमारे टॉपिक रहते हैं, उन्हीं को करना है। हालांकि इंग्लिश का ऐसा है कि आप डेली का यदि 15 से 20 मिनट भी आप रीड कर रहे हो ना इंग्लिश को, तो बहुत है आपके लिए। न्यूज़पेपर वगैरह आता है ना आपके पास, या तो मोबाइल में आता होगा, देखो कितने अच्छे सोर्स है हमारे पास यार, लेकिन हम उस सोर्सों का यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। जैसे बोलते हैं ना मोबाइल है हमारे पास, तो बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं कि रील में देखते रहते हैं ना, पता चले कि 1 रील देखी, 2 रील देखी, 3 रील देखी, मैक्सिमम समय जो रहता है हमारा उसी में चले जाता है। अरे बेटा लाइफ के लिए रियल हो जाओ या तो रील देख लो, है ना। एक ही बात बोलूंगा कि लाइफ के लिए रियल हो जाओ या तो फिर रील देखने में अपना समय गुजार। 2-3 घंटे रील देखो फर्स्ट क्लास, क्या दिक्कत है ना। तो भाई रियल लाइफ के लिए एकदम मतलब रियल हो जाओ। रियल हो जाओगे ना एक प्रकार से, तो डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। रील देखना आप लोग छोड़ दो, ठीक है। 2 महीने के लिए सब कुछ डिलीट वगैरह कर दो, बाकी पढ़ाई पे आ जाओ अपना। तो इंग्लिश का आप डेली रीड करते हो ना, कितना रीड करोगे, सपोज करोगे 15 से 20 मिनट भी कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक स्किल पावर बेटा वहां पे बढ़ेगा। और जब स्किल पावर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या होती है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्मूथली होती जाती है, और जो स्मूथली होती जाती है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़ता है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। बाकी हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में भी कुछ गिने चुने टॉपिक रहेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को लिस्ट देने वाला हूं, इन्हीं पे कमांड करना है, बाकी किसी पे कमांड नहीं करना है। देखो पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ अथाह है, लेकिन उसमें से समंदर में से क्या निकालना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्या आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, क्या नहीं आता है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए, क्या नहीं आता है, बाकी तो सारी चीजें आप लोग करके ले जाओगे। तो एक अच्छा डेडिकेशन लाइए, फायर लाइए। ये देखो कुछ मैंने क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिए, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ना। लगभग इतने 13-14 मैंने 13 लिखे हैं यहाँ पे। इन 13 को ही प्रैक्टिस करना है आसानी से। ये मान के चलो कि यदि आप एक टॉपिक को 2 या 3 दिन में करते हो तो 1 महीने में आसानी से 13 कितना हो जाएगा 26, 1 महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आपका
क्या आता है, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि आ जाता है, परसेंटेज वगैरह हो जाता है, एवरेज वगैरह हो जाएगा, टाइम वर्क हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एज हो गया, ट्रेन हो गया, पार्टनरशिप वगैरह हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया और मेंसुरेशन वगैरह। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। यदि आपके पास पेपर नहीं होंगे ना तो इस नंबर पे आप लोग मेरे को सिर्फ मैसेज कर देना, मैं आपको सारे के सारे जो पेपर रहेंगे आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जो आप लोगों को एक आइडेंटिफाई होंगे। ये नंबर लेना है ना, सिर्फ मैसेज करना, कॉल नहीं करना है, मैसेज कर देना कि पेपर सेंड कर दो, तो आपको मतलब 24 घंटे में पेपर आपके सामने आ जाएंगे, आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। नंबर को आप लोग सेव रखना, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखो, ये मैंने मैथमेटिक्स का बताया, आगे आता है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग में भी सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाना है, इतना सफिशिएंट रहेगा हमारे पास। नंबर सीरीज हो जाता है, अल्फाबेट वगैरह हो जाएगा, कोडिंग टू कोडिंग हो जाता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह और पजल। ये ध्यान रखना कि आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो जाता है और जो पजल वगैरह हो जाता है ये नॉर्मल आता है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। नॉर्मल आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना है। बाकी इन टॉपिकों को अच्छे से लेके चलना है। डेफिनेटली ये मान के चलो कि 13 से 14 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 11-12 तो आप बना ही दोगे। और बच्चा जब रीजनिंग पढ़ता है ना तो रीजनिंग को फोड़ के वो रख देता है, अच्छे से बनती भी रीजनिंग को करने में उसको मजा भी आता है, ठीक है। अब ये देखो रीजनिंग का हुआ। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में तो ज्यादा नहीं है, जो हमारे 10 टॉपिक होते हैं, है ना। जैसे 10 टॉपिक कौन कौन से होते हैं हमारे, एक आर्टिकल होता है ना, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, एडवर्ब वगैरह हो जाएगा, ठीक है, आपका नाउन होता है, प्रोनाउन वगैरह होता है। इन टॉपिक को अच्छे से करना और डेली सिर्फ आप कितना रीड करो, 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर को रीडिंग करो बेटा। रीडिंग करोगे ना उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो प्लानिंग को लेके चलो। एग्रीकल्चर में आपको जो बताया है, स्पेशली आरएचयू के लिए, एसएसडीओ के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस थोड़ा वास्ट सिलेबस है ना, तो उस वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की 1 या 2 दिन में डेली आप लोगों की 9 बजे रात को यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर पे बताऊंगा और सी सेट से रिलेवेंट पे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात ये, आप टाइम नोट कर ले कि डेली आप लोगों को यूट्यूब पर कब आना है, रात को 9 बजे आना है। और डेली मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 60 दिनों तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बस 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली क्लासेस, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और इवन मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये जब क्लासेस आपने अटेंड कर ली ना 60 डेज वाली, जो मैंने आपको जो 60 लेक्चर दूंगा, तो इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप लोगों के एग्रीकल्चर में 40 से जो 50 क्वेश्चन रहेंगे ये कहीं भी नहीं जाएंगे आप लोगों के, और बाकी तो आप करोगे ही करोगे बेटा। तो ये मैंने इंग्लिश का बताया, बाकी तो ठीक है, इंग्लिश में इतना ज्यादा नहीं करना है। पेरा जंबल वगैरह नॉर्मल आता है, वर्ड स्वैप नहीं आता है ना, इसको रहने देना, वर्ड स्वैप नहीं आता है आपका। पेरा जंबल नॉर्मल पीक्यूआरएस आता है, कोई खास नहीं आता है। फिलिंग द ब्लैंक 2-3 आते हैं। क्लोज टेस्ट 1-2 आएंगे यहाँ पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल आता है, बाकी एरर वगैरह बाकी कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश का सिर्फ एक ही है कि आप सिर्फ रीडिंग करो 15 से 20 मिनट, इतना क्या हो जाएगा, सफिशियंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया। बाकी आगे एक बार देखो, हिंदी के मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। हिंदी के टॉपिक भी आप फटाफट लिख लीजिए वहां पे। सबसे पहले लिख लो हिंदी में क्या पढ़ोगे आप लोग, संधि विच्छेद, है ना, फटाफट लिख लो। संधि विच्छेद पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। संधि से एक क्वेश्चन आता है। वर्णमाला आपको पढ़ना है, वर्णमाला से भी क्वेश्चन आते हैं 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद समास वगैरह होते हैं, समास से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अलंकार वगैरह होते हैं, अलंकार से भी क्या होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। रस होंगे, रस से भी आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं ना, इनको इन टॉपिकों को ध्यान रखना आपके, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके विलोम और पर्यायवाची शब्द आते हैं, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। विलोम हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया, एक शब्द के लिए कितने हो गए, अनेक शब्द हो गए वहां पे, ये शब्द भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। कुछ लोक वक्तियां हो गई, कुछ मुहावरे वगैरह हो गए, इसको भी ध्यान रखना। कुछ रचनाएं वगैरह हो गए, रचनाएं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बेटे गिनने चुने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक में आपके 15 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस, मैंने आपको बताया, पूरा डिटेल डिस्कशन दिया है। उदास नहीं होना है आप लोगों को, अच्छे से अपने अंदर एक फायर लगाना है, जुनून लगाना है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे, थॉमस अल्वा एडिसन का भी दिया था, और जो ब्रूसली का एग्जांपल दिया था वो तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन वो भी आप जानते हो पर्टिकुलर, है ना। हाथी वाला एग्जाम्पल दिया, महावत वाला। तो अपनी शक्ति को पहचानो बेटा, आप कर सकते हो, बस अपने अंदर क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक फायर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। यदि आपके अंदर ये जुनून है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट बेटा। अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस
क्लासेस भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। देखो ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी शाम को मतलब सुबह से हमारी चालू हो जाती है, 7:30 से चलती है। तो ये सुबह चलती है हमारे 11:30 तक चलती है, ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए है। और ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है हमारी स्पेशली जो चलेगी, ये आपकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो ये कब तक चलती है? रात के 8 बजे तक ये क्लासेस आपकी चलती है, ऑनगोइंग क्लासेस रहती है। दोनों मीडियम है, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहो, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो ये जो नंबर रहेगा, इस नंबर पे आप कॉल कर देना या तो मैसेज कर देना। विद इन 24 आवर्स में क्या हो जाएगा, आपका जो भी डाउट दिक्कत रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और इवन क्या होता है, हमारे हफ्ते में 2 टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा क्या होता है, खुद एक एनालिसिस करता है कि हाँ कहाँ मेरा लेको पॉइंट रहा, तो उससे उसको पता चल जाता है। सबसे पहली बात कि डायनामिक एग्री को क्यों ज्वाइन करें, आप एप्लीकेशन जा सकते हो प्ले स्टोर पे, बहुत सारे उस पर टेस्ट 100 टेस्ट अभी आपको ऐसे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे डायनामिक एग्री इंदौर डालना प्ले स्टोर पे, 100 टेस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे। वीक में 2 टेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर ई बुक से भी आपको वहां पे मिल जाएगी। 100 लेंथ ऑफ फुल टेस्ट मिलेंगे। जो हमारे वीक में 2 टेस्ट होते हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आप लोगों को अलग से मिलेगी। डिजिटल ऐसी क्लासेस आप देख सकते हैं, वहां पे स्पेशल डाउट सेशन लिए जाते हैं बच्चों का, संडे स्पेशली होता है वहां पे। टी शर्ट वगैरह ये ऑफलाइन के बच्चों के लिए, वाईफाई फैसिलिटीज वगैरह काफी चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन भी आप लोगों को करवाया जाता है और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होते हैं। इन क्लासेस के इन केस क्या होता है कि आप क्लास में आज पता चले किसी कारण से नहीं हुआ, आपकी तबियत खराब हो गई या तो आप चले गए, तो सर उस क्लास को हम कैसे देखो, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये सारा मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया, बाकी तो लगभग हमारे लिए क्या होता है सफिशिएंट तो होगा ही होगा। तो बेटा अपने अंदर एक फायर लाइए, एक जुनून लाइए, किस प्रकार से करना है डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। बस एक अंदर क्या होना है, एक डेडिकेशन होना बेटा, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट होगा गाइस, मोर देन सफिशिएंट होगा। बाकी इसका जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो मैं नंबर दे दिया है उस पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।